नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा और आज बात हो रही है बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की। जी हां, आज एक सवाल यही है कि आखिरकार देश में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। हर किसी के जहन में यह सवाल होगा और सबसे मुख्य बात यह है कि अपराध जितने भी सामने आ रहे हैं, बड़ी वारदात जितनी भी सामने आ रहे हैं, उनमें युवाओं का जिक्र, युवाओं का होना यह बेहद चिंताजनक है। आखिर क्या हो रहा है समाज की सोच को, आखिर क्यों हिंसाएं हो रही हैं, क्यों बार बार रेप, हत्या जैसी वारदात सामने आ रही हैं। क्या कोई साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं या फिर कोई और कारण? क्या सोशल मीडिया का प्रभाव इस प्रकार का है या फिर कोई और कारण जो है जिसकी वजह से ये युवा प्रभावित हो रहे हैं और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी कोलकाता डॉक्टर रेप केस के मामले में पूरे देश में उबाल है, हर कहीं नाराजगी नजर आ रही है। इसके अलावा देश भर में ऐसी हजारों खबरें सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं विचलित कर देती हैं, चाहे छोटी बच्चियों से रेप की घटनाएं हों या फिर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना, बच्चों को ब्लैकमेल करना या फिर अन्य बुजुर्गों की हम बात करें तो उन्हें स्कैम के जरिए लूट लेना। लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी क्राइम सामने आ रहे हैं, तो डिजिटल क्राइम जो है वो भी बढ़ने लगे हैं। इसके अलावा कई बार ये घटनाएं भी सामने आई हैं कि डिजिटली तरीके से किसी को गिरफ्तार कर लेना, किसी को बांध लेना, ये चीजें भी अब सामने आने लगी हैं। तो आखिरकार ये चीजें हो रही हैं तो कैसे इनसे बचा जा सके, आज हम बात इसको लेकर भी करेंगे। आखिर क्यों ये चीजें हो रही है, आज बात हम इसको लेकर भी करेंगे। यानी कि ये पहलू जानना बेहद जरूरी है कि कोई भी अपराध हो रहा है तो क्या हमें पता चल सकता है पहले कि ये व्यक्ति ऐसी मानसिकता का है तो ये किसी अपराध को जन्म दे सकता है, क्या होने से पहले हम रोक सकते हैं उसे। तमाम पहलू जरूर हैं जिनके लिए सोचना बेहद जरूरी है। सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत घर से है। हम आज इस पूरे विषय को लेकर इस पर तमाम जो पहलू हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं, साहिल त्रिवेदी, डॉक्टर साहिल त्रिवेदी, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं। इस पूरे विषय पर आपके साथ चर्चा में मौजूद रहेंगे और साथ ही हम उनसे पूछेंगे वो महत्वपूर्ण सवाल जो आपके जहन में भी उठ रहे होंगे, वो महत्वपूर्ण सवाल जो आपके माता पिता के जहन में भी उठ रहे होंगे, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जिनकी बच्चियां अभी छोटी हैं। बच्चे हों चाहे बच्ची हों, दोनों को लेकर ही इस वक्त माँ बाप के मन में डर जरूर है। और वो डर कैसे निकले, कभी स्कूल जाते समय या फिर बाकी बाहर जाते समय कोई उनके साथ घटना ना हो जाए, इसके लिए क्या करें, कैसे अलर्ट रहें, इसके साथ ही घर में क्या कुछ कर सकते हैं हम, क्या सावधानियां हम बरतें, मैनेजमेंट क्या सावधानियां बरतें, तमाम पहलू हैं जिनके लिए जानना जरूरी है कि सोच में क्या बदलाव हो सकता है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा साहिल जी से। जिस प्रकार की पिछले कुछ समय में कुछ घटनाएं हुई हैं, अभी चाहे हम कोलकाता केस की बात करें, इससे पहले निर्भया कांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इसके अलावा गुजरात में जो कांड हुआ, दिल्ली में जो लगातार वारदातें सामने आ रही है, राजस्थान में जो रेप और मर्डर की घटनाएं इससे पहले सामने आई, इसके अलावा बहुत सारे डिजिटल जो क्राइम है वो भी सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक प्रतिक्रिया चाहूंगा कि इस प्रकार के जो क्राइम सामने आ रहे हैं उनको लेकर कैसा लगता है, किस प्रकार के क्लाइंट्स आपके सामने भी आते हैं? सर देखिए, मेरे पास रेगुलर इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं जहां बहुत सारी महिलाएं और पुरुष दोनों ही पीड़ित हैं और जिनके साथ बचपन से कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि वो समाज में या अपने पेरेंट्स को या अपने दोस्तों को बताने से घबराते हैं। तो चीज़ें ये सामने आती हैं, इसका कंक्लूज़न ये निकलता है कि एज ए पेरेंट हम लोग या एज ए टीचर वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि आप 10 में से 9 नंबर लाओ या 100 में से 99 लाओ या 100 में से 100 लाओ। कभी भी हम उनसे मॉरल वैल्यूज़ पे, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे बात नहीं करते। और जितना मेरा कंक्लूज़न या रिसर्चेज हैं और जो मैं समाज में पढ़ पा रही हूँ, आई कीप ऑन डूइंग द रिसर्चेज इन माई सोसाइटी, तो पता लगता है कि 50% केसेस उन घरों के होते हैं जहाँ बच्चों ने अपनी माँ का सम्मान होते हुए नहीं देखा, या जहाँ बेटी और बेटे में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। एक बेटी को रोका जाता है अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने से भी, आज भी हमारे देश की यही स्थिति है। और बेटे को इजीली परमिशन मिल जाती है कि आप कहीं भी दोस्तों के साथ रात को नाइट स्टे भी कीजिए। तो ये बच्चा खुद घर में अपने ही घर से देखता है कि मेरी माँ को किसी भी डिसीजन में शामिल नहीं किया जा रहा, मेरी माँ को कहीं भी बोलने नहीं दिया जा रहा, मेरी माँ को सिर्फ घर के काम के लिए कहा जा रहा है, दूसरा कहा जा रहा है कि सज धज के शादी पार्टीज में फैमिली के साथ वो चली जाए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन बच्चा बचपन से माँ के साथ,
फिर अपनी बहन के साथ होते हुए देखता है, तो बाहर जाके भी वो देखता है कि जो बाहर की महिलाएं वो भी कमज़ोर है और अपनी ताकत का, अपने मन की ताकत का या शारीरिक ताकत का इस्तेमाल बाहर की महिलाओं पे करें। तो इसी तरह की नर्चरिंग अगर हम देश में देते रहेंगे तो क्राइम होना स्वाभाविक है। हमें बच्चों को बचपन से ही समझाना होगा कि लड़का लड़की इक्वल है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से वो समाज के दो पहलू हैं, दो पार्ट हैं और उन्हें कदम से कदम मिला के साथ हर जगह, हर प्लेस पे, हर सिचुएशन में चलना है। और ये सबसे पहले समझाने से पहले उस घर के जो मैच्योर मेल्स हैं, चाहे वो दादाजी हों, चाहे पिताजी हों, चाहे ताऊ जी हों, चाहे भाई हों, और कोई भी महिला, चाहे वो बहन हो या वाइफ हो, इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को टॉलरेट नहीं करें। घर के डिसीजंस जब लिए जाएं खुद हिस्सा लें। और जितने केसेस अभी रिकॉर्ड हो रहे हैं उससे कई गुना केसेस मेरे पास आते हैं जो कि अपनी इज्जत, समाज की इज्जत, परिवार की इज्जत बचाने के लिए पुलिस तक या कोर्ट तक नहीं जाते हैं जी। तो वो डाटा सिर्फ 40% हमारे पुलिस या कोर्ट तक है। कहने का मतलब है कि हम विकास की तमाम बातें करते हैं, प्रोग्रेस की तमाम बातें करते हैं और हम सामने देख भी रहे हैं। देखिए, लड़कियां, महिलाएं समाज में बहुत आगे भी बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं कई ऐसे फील्ड हैं जिनमें पुरुषों से भी आगे निकल गए, यानी कि इनको मौका मिलता है तो ये आसमान की उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं, अनंत शिखर तक पहुंच सकती हैं। लेकिन कई जगह अब भी ऐसी हैं, जैसा कि साहिल जी ने बताया, कि जहां फर्क देखने को मिलता है। और ये जो फर्क है ना, जो आपके घर में आपने किया, वो कहीं ना कहीं उस मानसिक विकृति को जन्म देता है, वो कहीं ना कहीं उस डिसऑर्डर को जन्म देता है जो आगे जाके एक क्राइम में भी तब्दील हो सकता है। इसलिए छोटी छोटी चीजों को इग्नोर ना करें। कहने का मतलब बेसिक सी बात इतनी सी है। फिर उसके बाद मेन मुद्दे पे भी आते हैं कि जहां हम घर में ही चीजों को सुधार सकें तो फिर ऐसी परिस्थितियां ही ना बने। यहां से हम शुरुआत करें इन चीजों की। इसके साथ ही अब हम समझेंगे कि एक्चुअल में रीजन जो है वो क्यों इस प्रकार के सामने आ रहे हैं, क्यों इस प्रकार की हरकतें सामने आ रही हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं, हम अलग अलग पहलुओं की ओर बढ़ेंगे साहिल जी। सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे मोबाइल को लेकर। सबसे ज्यादा पेरेंट्स की शिकायत अगर कहीं आती है, हमारे भी जो इंटरव्यूज होते हैं, हम जब बात करते हैं कभी भी इस प्रकार के इशू को लेकर, सबसे ज्यादा कमेंट्स जो आते हैं पेरेंट्स के आते हैं, बहुत सारे लोगों के आते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तक के आते हैं कि मोबाइल की हैबिट इस प्रकार से हो गई है कि उसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो थे पर नेगेटिविटी जो है वो बहुत हावी है। इसे कैसे दूर किया जाए? क्या मोबाइल बच्चों को खा रहा है? बिल्कुल, मोबाइल सबसे बड़ा एडिक्शन आजकल बच्चों का हो चुका है और हमारे जो देश का भविष्य है वो बहुत खतरे में। कोविड के टाइम ऑनलाइन क्लासेस में पेरेंट्स कहते हैं हमने बच्चों को मोबाइल दिया, तो क्या आप अपने 13, 14, 15, 16, 18 साल के बच्चे से मोबाइल लेकर वापस नहीं रख सकते? या अगर उसमें कुछ नॉलेजेबल है तो कोई पर्टिकुलर टाइम डिसाइड नहीं कर सकते कि हम उस वक्त आपको मोबाइल दिखाएंगे और अपनी सर्विलेंस में दिखाएंगे, अपनी नॉलेज में खुद साथ में बैठ के देखेंगे? पेरेंट्स क्या हैं आजकल, पेरेंट्स इतने बिजी हैं, मोस्ट प्रोबेबली 50% फैमिलीज में मदर एंड फादर दोनों वर्किंग है, इसलिए मोबाइल बच्चों को दे देते हैं। तो क्या हम उनके लिए लैंडलाइन नहीं लगा सकते या कीपैड फ़ोन नहीं दे सकते? पेरेंट्स कहते हैं कि ये मानते नहीं हैं। जब हम अपने 18 साल तक के बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं हैं तो कैसे उम्मीद करते हैं कि बाद में वो हमारी केयर करेंगे या एक समाज का बहुत अच्छा नागरिक साबित होंगे? हम अपने बच्चे से मोबाइल नहीं ले सकते। तो कोविड जा चुका है, एजुकेशन या किसी भी एग्ज़ाम में जो भी सिलेबस आता है वो एक पर्टिकुलर किताब से आता है जो ऑलरेडी आरबीएसई या सीबीएसई या जिस भी बोर्ड में बच्चा पढ़ता है वो किताब ऑलरेडी बहुत एक्सपर्ट्स द्वारा बनाई गई है। उस एग्ज़ाम की किताब का तो पूरा डाटा बच्चों को स्कूल से दिया ही जाता है, फिर मोबाइल की कहाँ ज़रूरत है? और मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर बच्चों को मोबाइल से कुछ देखने के लिए रोज़ रोज़ बोलता है। माइट भी कभी समर वेकेशन, दिवाली वेकेशन या कभी हॉलीडे होमवर्क में हो सकता है, तो वो भी पेरेंट्स अपनी नज़रों में अपने साथ रख के दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है। वरना हमारा यूथ जो ये 10 से 18 साल के बच्चे हैं, यही हमारे 10 साल बाद वाला भविष्य है और हमारे देश का भविष्य
मोबाइल में हम खुद भी सर खोलते हैं तो कुछ इस तरह की चीजें आती हैं, हम खुद घबरा जाते हैं, झेप जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स की ये भी शिकायत है कि बच्चों को ये लगता है कि उनकी जो प्राइवेसी है उसके अंदर एंटर हो रहे हैं। अब ये जो प्राइवेसी वाला मैटर हो गया है वो काफ़ी ज़्यादा अब हावी हो चुका है, तो ऐसे में पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि उन बच्चों को ये ना लगे कि उनकी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, और कहीं ना कहीं उनका जो सर्च है उस पर भी नज़र बनाई जा सके। तो उसका क्या जरिया है, उसका क्या तरीका है? कृपा शंकर जी, अगर हमारी और आपकी प्राइवेसी नहीं होती थी क्या हम कोई मोबाइल यूज करते थे, या हम अच्छे नंबर किताबों से पास होकर नहीं लाए, और जो मोबाइल देखते हैं मैंने नहीं देखा उन बच्चों के शायद रिजल्ट्स बहुत अच्छे हों। वो इतना अनस्टेबिलिटी हो गई है, रील्स वगैरह जो बच्चे देखते हैं। पहले होता था कि हम लोग 15-20 मिनट के वीडियोस यूट्यूब पे या किसी पे भी नॉलेज के लिए सुनते थे। आजकल वो 15-15 सेकंड की रील्स भी बच्चे पूरा नहीं देखते हैं। दे मूव देयर हैंड्स इन दिस वे, बैक टू बैक 2 सेकंड या 3 सेकंड में उन्हें समझ आ जाता है कि ये है इस रील में, फिर वो मूव करते रहते हैं। मतलब स्टेबिलिटी कितनी खत्म हो रही है। जब बच्चा इतना भी स्टेबल नहीं है कि वो 15 सेकंड एक रील देख पाएगा, तो वो पढ़ाई में या अपनी जॉब में या इन फ्यूचर में अपनी मैरिड लाइफ में या पेरेंट्स के साथ कैसे स्टेबल रह पाएगा, या किसी भी रिलेशनशिप को या किसी नौकरी को या किसी काम को कैसे निभा पाएगा, क्योंकि उसके अंदर बैठने की, समझने की, सुनने की शक्ति ही खत्म हो गई है। तो ऐसे में हमें डिसीजन तो लेने होंगे, है ना, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये भी होता है कि बच्चों की जो मानसिकता है वो प्रभावित ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे टाइप से हम डिसीजंस लें, बच्चों को साथ लेके बैठें, बड़े बच्चे जो हैं उनको साथ लेके बैठें, जो बुजुर्ग हैं वो साथ में बैठें, और फिर सारा जो डिस्कशन है वो साथ में हो। उसके बाद में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं वो सुधर पाएंगे। और होता क्या है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर हम कंटिन्यूटी दिखाते हैं, किसी विषय को लेकर जब हम कंटिन्यूटी दिखाते हैं, तो उम्मीद करते हैं चेंजेस उतने ही आएंगे। लेकिन जब हम एक बार बात को बोल के छोड़ देते हैं तो फिर नहीं लगता कि ज़्यादा बदलाव आ पाएंगे। इसलिए कई बार क्या होता है कि आपकी जो शक्ति है वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव वे में अगर आप समझाते हैं तो बच्चे भी समझदार हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अपने आप को डाइवर्ट करेंगे, इन चीज़ों में उलझने से बचेंगे। सोशल मीडिया जो है मैडम, जैसा कि आपने कहा कि स्क्रॉल तुरंत होता है, तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा समय खा रहा है। आज से 10 साल पहले सोशल मीडिया में जो टाइम वेस्ट की स्थिति थी वो नहीं थी। अब जो है वो कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। जब सोशल मीडिया के ऐप ओपन कर लिए जाते हैं उसके बाद में रील्स का जो फ्लो चलता है उसमें समय का पता नहीं चलता। सबसे ज़्यादा शिकायत है, कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनको लगता है कि उनको लगता है कि गलत है, कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि वो बहुत कुछ गलत सर्च कर रहे हैं, टाइम वेस्ट उनका हो रहा है। तो उनको भी ये लगता है कि मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन एग्जाम की कर रहे हैं और फिर उसके बाद में रील्स देखनी शुरू कर दी, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे चले गए। तो वो इस चीज़ से कैसे बचें? ये भी एक क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की ओर बच्चे बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, या फिर बड़े युवाओं की बात करें तो वो लोग इस ओर बढ़ रहे हैं? क्या रीज़न आपको समझ में आता है कि ये जो स्क्रॉल वाला जो कहीं ना कहीं एक सेगमेंट अब नया निकल चला है जिसमें घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता समय का, इस पर रोक लगनी चाहिए क्या? इसमें सुधार होना चाहिए क्या? इसमें कैसे हम चेंजेस ला सकते हैं? क्या कहता है सर? पहली चीज़ है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमारे कंट्रोल में अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा है तो हम खुद हैं। दूसरा, अगर सबसे कम कंट्रोल में है तो भी हम ही हैं, क्योंकि हम अपने आप को कमज़ोर और आरामदायक, ह्यूमन नेचर है कि वो हम अपने जीवन को बहुत आराम प्रिय बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन यूज़ करने के लिए बना है। अभी अगर मैं बोलूँ कि जितना ज़्यादा हम लोग सोशल मीडिया देखते हैं, अनस्टेबिलिटी होती है, रील्स देखते हैं, तो याददाश्त भी कमज़ोर होती है, बच्चों को याद करने में दिक्कत आती है। धीरे धीरे गवर्नमेंट, अगर मैं पहले से और अब तक देखूं, जब हम स्टूडेंट थे तो सिलेबस कम होता जा रहा है। टिपिकल और हार्ड होना चाहिए था, बट क्योंकि अब पढ़ना आसान है, सिलेबस बच्चे जब गूगल पे भी सर्च कर रहे हैं। और दूसरी बात, पढ़ने का एक और बता रही हूँ, बच्चे मोबाइल वगैरह पे सिलेबस देखते हैं, तो आप एक टॉपिक डालेंगे, आपके जो बुक है उसमें 100 वर्ड्स का या 200 वर्ड्स का जितना एग्जाम में आना उतना होगा, लेकिन अगर आप गूगल पे डालते हैं तो 1000-2000 पन्ने की किताब आ जाती है। तो आई डोंट थिंक एक स्कूल स्टूडेंट के लिए इतना सारा नीडेड है, जितना उनके एग्जाम में आएगा वो लिमिटेशन है। दूसरी बात रही रील्स वगैरह की, तो वी हैव टू कीप आवर सेल्फ बिजी इन द पॉजिटिव एक्टिविटीज, लाइक हम अपनी
लर्निंग में, जैसे छोटे बच्चे हैं, कराटे क्लासेस, क्रिकेट हो गया, डांस क्लासेस हो गया, म्यूज़िक क्लासेस हो गया, हमारी जो एक्स्ट्रा सेंसेस है उनको इंक्रीज करेंगे तो हम अंदर से पॉजिटिव भी रहेंगे, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बनेंगे। एक चीज़ मैंने देखी कृपा शंकर जी, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना, कलाकार, उनके चेहरे पे, उनके एक्टिविटीज़ में, उनके मूवमेंट में एक ठहराव देखा है, उनके मन में शांति देखी है, एक पीस और सुकून देखा है। तो साथ साथ आपके बच्चे की पढ़ाई के हम उनको कुछ ना कुछ कला, चाहे वो पेंटर हों, जो बहुत अच्छे नामी जो सीखे हुए लोग होते हैं, चाहे वो सिंगर हों, डांसर हो, वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत एक ठहराव होता है उनको, बहुत ज़्यादा किसी के साथ मिक्सअप या बहुत ज़्यादा लड़ना झगड़ना ये सब नहीं होता। लेकिन ये जो रील्स वगैरह हैं आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, फ़ोन सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा देता है, ये अंदर से हमको एक्स्ट्रा एक्टिव कर देता है, एक्स्ट्रा एग्रेसिव कर देता है, और छोटी छोटी बातों पे बच्चे गुस्सा करना सीख जाते हैं। उनकी एक कोई रील स्किप हो गई तो मम्मा 2 मिनट सुनने दो, चुप रहिए। छोटे छोटे 10-15 साल के बच्चे, दे शाउट ऑन देयर मदर, दे शाउट ऑन देयर फादर, और मम्मी पापा सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, बच्चा है। नो, इट इज नॉट बच्चा। आफ्टरवर्ड्स दैट चाइल्ड can do the big crimes. If that child can shout on the parents, he can become a big criminal afterwards. तो ऐसे में छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें, बच्चों को समझाएं। आप भी बड़े हैं तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप भी ये रील्स वाले दौर में फंस चुके हैं तो थोड़ा सा आप भी बाहर आएँ, क्योंकि सोशल होना भी बहुत ज़रूरी है। पब्लिक के साथ में आप बैठते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, ऐसे लोगों के साथ में जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, लाइफ जिनके साथ जुड़ी हुई है, उनसे अगर आप मिलते हैं, बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों का हल आप निकाल लेते हैं। पर अगर आप इस वर्चुअल लाइफ में अटक गए तो हो सकता है आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपनी ओर खींच लें, जिसका सोल्यूशन जब तक निकलेगा, जब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा। ऐसे में थोड़ा सा अलर्ट हमको भी होना बेहद ज़रूरी है। बात हो रही है आपके हित की, बात हो रही है ऐसे टॉपिक की जिसको लेकर बहुत सारे सवाल मन में है, पर सीधे तौर पर कोई पूछना नहीं चाहता, सीधे तौर पर कोई सामने आना नहीं चाहता, कोई पेरेंट्स के सामने अपनी बात नहीं कहना चाहता, तो कोई दोस्तों से कतरा रहा है, कोई सोशल मीडिया के जरिए अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि और ज्यादा उलझ गया। ये सारी चीजें बहुत से लोगों के साथ हो रही हैं, पर ज़रूरत है उन्हें सही मार्गदर्शन की, सही गाइडेंस की, और वो सही गाइडेंस आपको यहाँ से मिलेगी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक पर जो आपके मन में रहता है, जो आपके जहन में रहता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम उसको सही मायने में सही प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसका जो रिजल्ट है, वो जो आना चाहिए था पॉजिटिव वे में, वो नहीं आ पाता। तो ऐसे ही विषयों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। साथ में मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे साथ में डॉक्टर साहिल त्रिवेदी, आपके हर सवाल के जवाब के लिए। तो कमेंट बॉक्स में भी आप लगातार अपने सवाल पूछ सकते हैं, इनका हम कोशिश करेंगे आप तक वो जवाब पहुंचा सकें आपके सवाल का, और साथ ही नेक्स्ट जो एपिसोड होगा उसमें भी आपके सवाल को नाम के साथ शामिल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि नाम हिडन रखना है तो वो भी हम उस सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएंगे, उस नाम को भी हिडन रखा जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम पहुंचते हैं, आगे पहुंचते हैं। अब जिस प्रकार से लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, क्योंकि वर्किंग वाली लाइफस्टाइल है, साहिल जी ने पहला जो सवाल था उसके जवाब में कहा था कि मदर और फादर दोनों जॉब करते हैं। तो ऐसे में जो लड़कियां हैं जो अभी ग्रेजुएट होकर निकली हैं, पीजी करके निकली हैं, तो उनके लिए भी अब वर्किंग स्टाइल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कई ऐसी कंपनीज हैं जिसमें सैटरडे संडे ऑफ आता है, 5 डे वीक रहता है वर्किंग, तो सैटरडे और संडे कहीं ना कहीं लगता है कि चलो ठीक है, पार्टी कर लेते हैं, बाहर जाके आ जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, मन हल्का हो जाता है। पर वहाँ एक और समस्या उनको फेस करनी पड़ती। वो समस्या है कि अगर आप किसी के साथ घूमने जा रहे हैं, बैठे हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके दोस्त हो गए, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो गए। इसकी सहमति पहले ज़रूरी है, और ये कंडीशन जो है, इस पहलू को लेकर चर्चा करने की बहुत ज़रूरत हो जाती है, लेकिन चर्चा नहीं हो पाती। कब समझेंगे कि नो मीन्स नो, इस पहलू को लेकर बात होनी बेहद जरूरी है। साहिल जी, कैसे करें, कैसे लड़कियां इस पहलू को लेकर क्लियर कर पाएं, और कैसे लड़के भी इस बात को समझें? अगर आज से 10 साल पहले मैं जाऊं तो महिलाओं को ज़्यादातर पेरेंट्स बाहर जॉब के लिए भी नहीं भेजते थे, बिकॉज जो स्थिति आज है वो 10 साल पहले शुरू हो जाती। हम बेटियों को तो रोकते हैं कि आप बाहर मत निकलो, बाहर जॉब मत करो, ये एजुकेशन मत लो, इस कॉलेज में एडमिशन हो गया तो मत जाओ। क्या हम बेटों को समझाते हैं नो मीन्स नो? क्या आप समझ पा रहे हैं इस नो मीन्स नो का मतलब क्या है? अगर आपकी महिला मित्र आपके साथ दोस्ती करती है,
आपके साथ ट्रिप पे जाती है, घूमने जाती है, टूर पे जाती है, पिकनिक पे जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपको वो हर परमिशन दे दी कि आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मित्र की एक लिमिटेशन, एक दायरा होता है, एक बाउंड्री लाइन होती है, हर महिला के कुछ एथिक्स होते हैं और वो भारतीय महिला कभी भी अपने एथिक्स से बाहर नहीं निकलना चाहती है। आप लोग एक खिलौना समझ के जब उसके साथ खेल के चले जाते हैं, मैंने बोला बहुत कम महिलाएं पुलिस और कोर्ट तक जा पाती हैं। वो अंदर ही अंदर किस द्वंद्व से लड़ती रहती हैं, शायद आप कभी समझ भी नहीं पाएंगे। तो माताओं से और पिताओं से एक नम्र निवेदन है मेरा कि जब अपने पुत्रों की नर्चरिंग करें, उनको ये समझाएं कि जैसे आपकी बहन है, आपकी मदर है, या आपकी बुआ है, या आपकी कज़न है, वैसे ही आपकी महिला मित्र है। आप उनके साथ घूमें फिरें, पिकनिक मनाएं, टूर मनाएं, लेट नाइट तक हो सकता है। कई बार बच्चे रूम पार्टीज, हाउस पार्टीज करते हैं, बैठते हैं रात को जाग के बातें करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। एक जो लाइन, एक लक्ष्मण रेखा उस महिला ने खींची है, आप उसको क्रॉस करें। क्योंकि रेगुलर मेरे पास इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि बच्चियां अपने माता पिता को भी नहीं बता पाती हैं। वो हर बच्ची, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाएगी और यहाँ पे विक्टिम्स को शायद बहुत ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ता है सोसाइटी में, इसलिए वो बता भी नहीं पाती हैं, पर अंदर ही अंदर वो अपने मन में एक लड़ाई लड़ती रहती हैं। तो मेरा सभी बॉयज़ से, एवरी मेल से नम्र निवेदन है, नो मीन्स नो को समझें और महिला मित्र को मित्र की तरह लें, जैसे कि आप अपने पुरुष मित्र को, अपनी बहन, बुआ या मम्मी को लेते हैं। उनके साथ खाना पीना, खेलना, घूमना, पार्टी करना, जो भी करना है उस हद तक ठीक है, बट उस बाउंड्री को, उस लक्ष्मण रेखा को, उस एक लाइन को क्रॉस ना करें जो उन्होंने खींची हुई है। एक और इसमें साथ में पॉइंट आ जाता है, कई बार कमेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं कि मेरी मर्जी, ये वाला जो सवाल है कहीं ना कहीं, ये वाली जो बात है गर्ल्स में भी आजकल बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिल रही है, बॉयज़ में सारी चीज़ें सामने आई रही हैं। तो मेरी मर्जी वाली जो बात है कि मुझे तो यही करना है, क्या ये चीज़ें भी टिपिकल हो जाती हैं कुछ समय बाद में, कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचाती है? गर्ल्स के लिए भी एक मैसेज मैं चाहूँगा कि आप दें। सर, ज़िद्दी रवैया तो हमेशा हार्मफुल रहा है और उसका नतीजा ये भी है, हमारे देश के डाइवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब सोशल मीडिया पे मैं बहुत सारे कमेंट्स देखती हूँ कि महिलाओं के वर्किंग होने का कारण रेस्टोरेंट्स ज़्यादा चल रहे हैं, या फिर महिलाएं मतलब वर्किंग हो गई इसलिए डाइवोर्स बढ़ गए। ये रीज़न नहीं है। एक महिला के लिए मैं मैसेज दूंगी, उससे पहले जब महिलाएं घरेलू थी, घर में रहती थी, काम नहीं करती थी, वो हर तरह का उत्पीड़न, हर तरह का मिसबिहेवियर, गाली गलौज या सिर्फ खाना खा के जीवन निकाल लेती थी। लेकिन आज की तारीख में स्थिति अलग है। महिलाएं गलत चीज़ें, उन्हें लगता है कि मैं क्यों गाली सुनूं, और सिर्फ मैं मतलब एक पुराने ज़माने में मैं अपनी मदर्स के जनरेशन के टाइम में देखती हूँ, जब ओनली 25-30% वर्किंग वुमेन थी। उस वक्त क्या होता था कि आस पड़ोस में या बहुत रिलेटिव्स में भी देखती थी, तो ऐसा होता था कि हस्बैंड मार के पिटाई भी करके गए तो भी महिलाएं शाम को गरम थाली परोसती थी। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, क्योंकि वो वर्किंग है तो दे विल नॉट टॉलरेट एनी अब्यूजिंग वर्ड्स, एनी गाली गलौज और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। पहले लगता था कि पेरेंट्स भी कहते थे कि हमारे घर से डोली उठी है, वहां से अर्थी उठनी चाहिए, ऐसे कह के अपनी बेटी को विदा करते थे। तो समय बदल चुका है। सही बात है। महिलाएं मेरी मर्जी तब कहती हैं क्योंकि जब पुरुष कहते हैं कि ठीक है मैं तो महिलाओं से भी बात करूंगा और आप घर से भी बाहर मत निकलो, वरना महिलाएं सबसे कहते हैं कि इतनी फ्लेक्सिबल होती है तन से, मन से, इमोशनली, कि जिस फ्रेम में डाला जाए, जैसे आजकल बच्चे होते हैं जेली से खेलते हैं या क्ले से खेलते हैं, उस फ्रेम में ढल जाती है। लेकिन उन्हें ज़रूरत सिर्फ प्रेम की होती है। और ये मैं महिला होने के नाते नहीं कह रही, मैं अपने समाज में जो चीज़ें देख रही हूँ
उनको देखते हुए, आस पड़ोस का एवेल्युएशन करते हुए, बहुत सारी रिसर्चेस को देखते हुए कह रही हूँ। कहते हैं कि डाइवोर्स केसेस बढ़ने के रीजन महिलाओं का वर्किंग होना नहीं, महिलाएं गलत चीजें अब टॉलरेट नहीं करती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स टॉलरेट नहीं करती हैं, महिलाएं उत्पीड़न, मिसबिहेवियर, गाली गलौज, मारपीट टॉलरेट नहीं करती हैं। तो ऐसे में ना कहना सीखें, ये बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए ना हो जाता कहना है। जरूरी है। लड़कियों को कहीं ना कहीं एक चीज जरूर नोटिस करनी चाहिए कि आपको ना कहना जो है वो आप जरूर समझें, आप सीखें इस बात को। अगर आपको लगता है कि कहीं किसी को हर्ट हो जाएगा, किसी को बुरा लग जाएगा, नहीं, फिलहाल आपके लिए एक स्टैंड लेना जरूरी हो जाता है और वो कहीं ना कहीं आपको क्राइम से बचाएगा, आपको उस पहलू तक पहुंचने से बचाएगा। इसके साथ ही कई बार ऐसा भी हो जाता है कि परिस्थितियां अलग हो जाती हैं, किसी सिटी का माहौल अलग है, किसी शहर का माहौल अलग है, कहीं की दिन का समय लगे, कहीं का रात का समय लगे, तो थोड़ा सा हमें उस कल्चर को भी साथ में फॉलो करके हम चलते हैं तो मुसीबत को आने से अपनी तरफ रोकते हैं। ज़रूरत है कि हम उस मुसीबत को आने से भी रोकें। हम ज़बरदस्ती अगर किसी चीज़ में या किसी परिस्थिति में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हो सकता है हमारे लिए जो क्राइम होने की जो कहीं ना कहीं जो रेट है वो बढ़ जाती है, तो हम उससे भी बचें, हम अपने आप को भी बचा के रखें, तो वो भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सब के साथ में कुछ स्टूडेंट्स के साथ में, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों की ही हम बात करें, कुछ स्टूडेंट्स के साथ में कई बार कुछ गलत हो जाता है, कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो पेरेंट्स को नहीं बता सकते। तो ऐसे में उनके लिए अगर हम बात करें लॉ की, तो क्या नियम उनके होने चाहिए? अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो क्या करें? सबसे पहला उनका कदम क्या होना चाहिए? इसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, लड़के भी शामिल हैं, लड़कियाँ भी शामिल हैं। क्या उन्हें कदम उठाना चाहिए? सर, अगर गलत बहुत ज़्यादा हो गया है, स्टेज रेप तक पहुंच गई है, तो हमें इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, एफआईआर करवानी चाहिए, कानून की मदद लेनी चाहिए, जिससे कि जो आपके साथ हो चुका है वो किसी और महिला के साथ फिर ना हो। क्योंकि जब हम उसे माफ़ कर देते हैं तो वो दूसरी, तीसरी, चौथी और हर दूसरे दिन नई महिला को शिकार बनाते हैं। अगर स्टेज उससे कम है तो आप लोग विक्टिम्स हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, उससे बाहर निकलें और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करें। अपने माइंड को डिटॉक्स करें, खाली करें, वेनिश करें, फ्लश करें जो चीज़ें आपके साथ हो गई है, गलती सामने वाले की थी, एंड प्रे गॉड टू पनिश द पर्सन। यूनिवर्स इज वॉचिंग एवरीवन। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जीसस, देयर इज अ बॉडी हु इज कंट्रोलिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। और उस बॉडी पे छोड़ दें कुछ चीज़ें और इस तरह के इंसान से अपना नाता तोड़ दें, क्योंकि हो सकता है वो बाद में आपके पास माफ़ी मांगने आ गए कि मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। कई बार जैसे स्टूडेंट्स की हम बात करें, गर्ल्स का आपने बताया, जो छोटे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनके साथ में भी कई बार सीनियर जो होते हैं मिसबिहेव कर देते हैं स्कूल में, कॉलेज के अंदर। ऐसे लड़के भी होते हैं जिनके साथ में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, इस टाइप की घटनाएं भी सामने आती हैं। कोशिश करते हैं वो कि इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, माँ बाप तक ना पहुँचे बात, लेकिन ऐसी परिस्थिति में पहला कदम उनका क्या होना चाहिए अगर इस टाइप का कुछ होता है, या फिर उनको कोई ब्लैकमेल करे? अगर कोई सीनियर बच्चे हैं वही अगर छोटे बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन लड़कों को क्या करना चाहिए? इमीडिएटली उन्हें अपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए और अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। जैसे कि उदयपुर वाला भी केस हुआ, तो वो बच्चे पढ़ने में जैसा मालूम हुआ कि इंटेलिजेंट थे, तो कहीं ना कहीं नर्चरिंग में ही लैकिंग थी। तो इमीडिएटली एक सोसाइटी हमें सुधारनी है, हम पर्सन टू पर्सन बात नहीं करें, रिपोर्ट करें और मैनेजमेंट, पेरेंट्स अपने बच्चे को चुप कराने की बजाय तुरंत एक्शन लें इन चीज़ों पे, जिससे कि वो घटना बड़ी ना हो या हम एक क्रिमिनल को देश के भविष्य के रूप में तैयार ना करें। एक लड़का हो या लड़की हो, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी चीज़ गलत होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गलत किया है या आप उसके बराबर के भागीदार हो गए। ऐसे में अपने आप को उस जगह से निकाल लीजिए, यानी कि आप अपनी जगह सही थे, अगर कुछ गलत होता है तो वो आपकी वजह से नहीं हुआ। तो ऐसे में आप उसका अपना स्टैंड लें, अपने लिए लड़ें, अपनी बात कहें, अपने पेरेंट्स को बताएं, बाकी जो आपके जो सीनियर हैं, चाहे मैनेजमेंट की बात हो, चाहे स्कूल मैनेजमेंट की बात हो या कॉलेज की बात हो, प्रबंधन की बात हो, आपके बड़े भाई बहन हो, उनसे बात आप करें, आपकी बात सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर कर दिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि आप गलत हैं। अगर आप स्टैंड लेंगे तो आपके साथ में सब लोग खड़े होंगे, और अगर आप स्टैंड लेंगे तो फिर
जो गलत कर रहे हैं उन्हें सबक मिलेगा और वो दूसरों के साथ नहीं करेंगे। इसलिए ये बात भी समझने की बेहद ज़रूरत है। इसके साथ ही एक और, अब क्योंकि हमने क्राइम की बहुत सारी बातें कर ली, तो इसी में एक डिजिटल फॉर्मेट की हम बात करना चाहेंगे। डिजिटल फॉर्मेट में बहुत सारे लोग आजकल फंसते चले जा रहे हैं। डिजिटल क्राइम भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसमें बुजुर्ग तक शामिल हैं, चाहे वो हनी ट्रैप के मामले हों या फिर अन्य मामले हों जिनमें कहीं ना कहीं वीडियो कॉल के जरिए, मैसेजेस के जरिए, इवन वीडियो गेम्स के जरिए भी जेंट्स को, लेडीज को, लड़कियों को, बच्चों को फंसाया जा रहा है। तो ऐसे अगर क्राइम होते हैं, इस टाइप की कोई चीजें, इंसिडेंट किसी के साथ में हो जाती है, क्योंकि वो बता नहीं सकता, कोई बुजुर्ग है, किसी के साथ गलत हो गया, इस टाइप की किसी चीज में वो फंस गया, तो वो कोशिश करेगा कि इतनी बड़ी उम्र निकल गई, मैं बच्चों से ही बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, तो वो कंडीशन उनके साथ हो जाती है। तो ऐसे में उनके लिए क्या रास्ता है, उनके लिए लॉ क्या कहता है, उनके लिए समाज में क्योंकि बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि अगर कोई गलत उनके साथ में हुआ है तो वो भी समाज के उतने ही भागीदार हैं जितने कि बाकी लोग हैं। तो ऐसे में क्या चेंजेस उनके लिए होने चाहिए? सर एक्चुअली एक तो अननोन नंबर से वीडियो कॉल्स हम लोग पिक ना करें। ये वीडियो कॉल मेरे पास भी आया था कुछ दिन पहले। अननोन नंबर से आपको हेलो कहते ही अगर लगता है कि आपका कोई जानकार नहीं है या कोई काम से कॉल नहीं कर रहा, तुरंत डिस्कनेक्ट करें। और अभी कल के न्यूज़पेपर में एक ऐप भी आया था परसों के में, WW सारथी करके, वो आप शेयर करें तो उस पर आप लोग सर्च करके तुरंत नंबर रिपोर्ट करें। महिला गरिमा हेल्पलाइन पे फीमेल्स उस मोबाइल नंबर को रिपोर्ट कर सकती हैं। और बिकॉज अभी ये जो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग और ये सब क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो तुरंत आप अपने संबंधित थाने में भी एप्लीकेशन के साथ नंबर को दे सकते हैं। और ये नंबर रिपोर्ट करने से और कहने से बिल्कुल झिझके नहीं, क्योंकि बाद में हो सकता है कि वो आपको शिकार बना के पता नहीं कितने लोगों को शिकार बनाए, और जब आपकी कोई गलती ही नहीं है तो आपको डरने की क्या बात है। तो ऐसे में सावधान रहें। कुछ समय पहले एक केस आया जिसका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं हो गया, उसका भी मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। एक बच्ची के पास में किसी अननोन नंबर से फ़ोन आता है, बच्ची उससे बात करती है और उसके बाद में पता चलता है कि उसको फोर्स किया जाता है, उसके इंस्टाग्राम से, उसके फेसबुक आईडी से, उसके तमाम जगहों से फोटो उठा के उसको न्यूड पिक्स भेज दी जाती हैं। ऐसे केसेस कई लड़कियों के साथ में हुए, किड्स की पिक्स की मोपिंग करके। तो ना नामी यूनिवर्सिटी, नामी कॉलेज के बच्चे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, अब उनके साथ ऐसा हो जाता है तो उनको ये लगता है कि पेरेंट्स को जब बताएंगे तो उनको ये लगेगा कि पेरेंट्स जो हैं वो ये सोचेंगे कि ये इन्वॉल्व है इन चीज़ों में। तो सबसे पहले तो उन बच्चियों के लिए आप ये स्टैंड रखिए कि आपकी गलती नहीं है। आपको सबसे पहले ऐसे लोगों से पहले तो चैटिंग से आप बचें। अगर चैटिंग करके वो दबाव बनाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? सर सबसे पहले उन्हें रिपोर्ट करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए इस तरह की बच्चियों को। ये केस मेरे सामने भी आया था, कुछ बच्चियां थी, उन्होंने अपने पेरेंट्स से शेयर किया और साइबर एक्सपर्ट्स के द्वारा डिटेल्स निकाली गई और उनको उस कॉलेज से तुरंत रेस्ट्रिक्ट किया गया जिस कॉलेज में वो पढ़ते थे। जब आपकी फ़ोटो ही नहीं है, आपने ऐसी फ़ोटो किसी को भेजी ही नहीं है। और अननोन लोगों से बात करने से बिल्कुल बचें, क्योंकि बेटा आप लोगों को समझ नहीं है, आप लोग बहुत छोटे हो, चाहे आप 25 ईयर्स तक भी हो गए। अननोन लोगों से, ये कुछ इंडिया में डेटिंग ऐप्स भी चल रहे हैं, प्लीज़ इन डेटिंग ऐप्स पे आप अपनी आईडी ना बनाएं, अनजान लोगों से दोस्ती ना करें डेटिंग ऐप्स पे। बच्चे आनंद पानन में एंजॉय करने के लिए कर लेते हैं, बट दे आर ऑलवेज रॉन्ग, ओनली रॉन्ग, यू विल कनेक्ट टू द रॉन्ग पीपल। जब तक आप किसी दोस्त के थ्रू, किसी जानकार के थ्रू, रिश्तेदार के थ्रू या आपका स्कूल कॉलेज का फ्रेंड नहीं है, अनजान व्यक्ति से बात ना करें। अनजान चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपको बचना होगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति से सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप करने से पहले, दोस्ती करने से पहले 1000 बार सोचिए, 1000 बार पड़ताल कीजिए। उसके बाद में फिर आपकी जानकारी हो तो आप जाके फ्रेंडशिप माने और आगे बात करें। डेटिंग ऐप्स को आपको बिल्कुल से अवॉइड करना है, इस टाइप की चीज़ों से आप बचें, क्योंकि अगर आप जिन्हें जानते ही नहीं हैं, जिन्हें देख ही नहीं रहे, इसकी क्या गारंटी है कि वो इंडिया में हैं भी हैं या नहीं है, या बाहर से आपके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है। तो ऐसे में जो साइबर क्राइम वाला जो नेटवर्क है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उससे बचने के लिए आपको सबसे पहले खुद को बचाना होगा, थोड़ा सा अपनी सोच में बदलाव लाना होगा, अपने आप को आप प्रोटेक्टिव करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप ऐसे क्रिमिनल से बचेंगे। और जब अगर आप ही जागरूक हो जाएंगे तो ऐसे जो क्रिमिनल हैं उन्हें अपने रास्ते बदलने पड़ेंगे, क्योंकि एक्शन उन पर होगा। और ये ज़रूर ध्यान रखें आप, देश का कानून हमेशा आपके साथ में है और पुलिस आपके साथ हमेशा है।
आपको तुरंत शिकायत करनी है। जब भी इस प्रकार की किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसते हैं, किसी परेशानी में आप फंसते हैं, आपको तुरंत आपको कॉल करना है। 100 नंबर पर आप डायल करें और आप तुरंत अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताएं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बुजुर्ग हो, महिला हो। आपको अगर लगता है कि आप कहीं फंस रहे हैं, किसी चीज़ में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपको तुरंत कंप्लेंट करनी है, तुरंत शिकायत करनी है। अपने ऊपर चीज़ों का बर्डन लेके नहीं चलना है, क्योंकि अगर आप बर्डन खुद पे लेंगे तो फिर जाके आगे नुकसान आपको ही होना है। सुसाइड जैसी घटनाएं भी इसी कारण होती हैं, क्योंकि इंसान खुद के अंदर घुटने लगता है। तो आपको अपने आप को बचाना है और उसका जरिया यही है कि सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, जागरूक रहें, बचें ऐसे तमाम पहलुओं से। साहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस पूरे सेगमेंट में आप शामिल हुए और पूरी इस चर्चा को आपने सार्थक बनाया। एक लाइन कहना चाहती हूँ जी। सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि वीणा के तार को ना तो इतना ढीला छोड़ो कि उसमें सुर ही ना आए, और ना ही इतना टाइट खींचो कि वो टूट जाए। तो अपने बच्चों पे नज़र रखते रहें, उनसे बातचीत करें, दिन का एक खाना उनके साथ खाने की कोशिश करें, उनके साथ वीक में एक बार गेम्स या पिकनिक करने की कोशिश करें, जिससे आपके बच्चे आपसे कनेक्ट रहें, कम्युनिकेट कर सकें, अपनी बात खुल के कह सकें। अदरवाइज बच्चे हमारे सिर्फ आपका भविष्य नहीं है, हमारे देश का भी भविष्य है, तो वो आपकी अपनी हर बात कह सके। तो बच्चों से बातचीत करें, एक कम्युनिकेशन गैप जो बढ़ गया है पेरेंट्स और बच्चों में, उसको ख़त्म करें। महिलाएं सतर्क रहें, जिससे आप किसी भी चीज़ का विक्टिम ना बने। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पूरी चर्चा में शामिल हुए और पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया। ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदु टॉपिक के लिए आप हमारे साथ जुड़िए रहिए, और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। जो भी टॉपिक है आपको लगता है कि उन पर चर्चा होनी चाहिए, एक्सपर्ट के साथ में बात होनी चाहिए, हम आपके सवाल जरूर यहाँ टीवी स्क्रीन तक पहुंचाएंगे, सोशल मीडिया तक पहुंचाएंगे, डिजिटल माध्यम से उसका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको भी उसके लिए सक्रिय होना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में आके अपनी बात रखें और इसका सोल्यूशन हम कोशिश करेंगे आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और इसके साथ ही सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को आप संभाल के रखें, जागरूक रहें, किसी भी प्रकार के क्राइम में आप शामिल होने से बचें। आप सावधान रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, ये देश सुरक्षित रहेगा। नमस्कार।